आज छठ के पावन पर्व पे सारे जनपद वासियों को, सारे देशवासियों को छठ की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, वो वीडियो काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी। तो मैं आप लोगों से एक अनुरोध ये करूँगा कि इसको बहुत अटेंटिवली देखना है, और इसको क्योंकि इस वीडियो में सेलुलर मैकेनिज़्म को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैं आप सभी लोगों से ये अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। ये वीडियो आज का हमारे उन लोगों के लिए है जो मेडिको हैं, ठीक है, जो नॉन मेडिको हैं, और जो डायबिटिक पेशेंट हैं विथ ओबेसिटी, जिनको ओबेसिटी भी है यानी मोटापा भी है और शुगर के मरीज़ हैं, उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो है। और एक अनुरोध और करूँगा आप लोगों से कि हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ कल के वीडियो का रिकैप्चुलेशंस आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। कल मैंने आपसे IDDM और टाइप 1 जिसको कहते हैं और टाइप 2 यानी जिसको हम लोग DM टाइप 2 कहते हैं, उसके बारे में मैंने जानकारी दी थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि IDDM में यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो 20 साल से कम उम्र के लोगों को होता है, छोटे बच्चों में भी होता है, और इसमें बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, जिसके कारण से इंसुलिन का सिक्रीशन बिल्कुल नहीं होता। दूसरा जो मैंने आपसे बताया था, जो इसको टाइप 1 भी कहते हैं, और इसके कारण के बारे में मैंने आपसे कहा था कि इसका जो कारण है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण से ऐसा हो सकता है। दूसरा मैंने आपसे बताया था कि ये इडियोपैथिक भी हो सकता है। और तीसरा मैंने जो आपसे कहा था कि इम्यूनोलॉजिकल जो फैक्टर्स से जो है उसको अगर आप कायदे से समझें, जो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो अपने शरीर के अंदर बनने वाले प्रोटीन का दुश्मन हो जाते हैं, यानी इस वजह से बीटा सेल जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है, और इस कारण से इंसुलिन शरीर में नहीं बनता, कंप्लीटली नहीं बनता। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, और ये छोटे छोटे बच्चों में भी ये पाया जाता है, जिनको बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि शुगर क्या होती है और चॉकलेट वगैरह क्या होती है। ये भी उन लोगों को तमीज़ नहीं होता, और उनके ऊपर एक पाबंदी और आयद हो जाती है कि मीठा नहीं खाना है या चॉकलेट नहीं खाना है। दूसरा जो हमने आपसे बताया था वो मैंने बताया था टाइप 2 के बारे में। और टाइप 2 में क्या होता है, ये सेलुलर मैकेनिज़्म को जानना बहुत ज़रूरी है। टाइप 2 में ये होता है कि इंसुलिन जो है बनती तो है, मगर या तो कम बनती है या बहुत ज़्यादा बनती है। जो कम बनती है उसको हम लोग आजकल एक नया टर्म हम लोग ने दिया है, उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डायबिटीज, जिसमें इंसुलिन जो है वो या तो कम बनती है या बहुत ज़्यादा बनती है। इसको हम लोग रिलेटिव डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ मीन्स सिम्टम्स। ये जो है एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, इसलिए ये सिम्टम्स होते हैं, ये कोई डिजीज़ नहीं होती। दूसरा जो मैंने आपसे बताया था कि एब्सोल्यूट का मतलब जिसमें कंप्लीटली इंसुलिन नहीं बन रहा है, जिसका मैंने अभी आपको डिस्कस किया आपसे कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है डायबिसिटी मीन्स डायबिटीज प्लस ओबेसिटी, इसको ओबेज डायबिटीज भी कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है
कि इंसुलिन जो है बॉडी के अंदर इंसुलिन रिसेप्टर मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है। जितना अच्छा ये अपने रिसेप्टर, ये अपने टारगेट सेल से जितने अच्छे से ये बाइंडिंग करता है, उतना ही अच्छा इसमें इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। और जब ये अपने रिसेप्टर से किसी वजह के कारण ये बाइंड नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसी से ओबेसिटी की उत्पन्न होती है शरीर में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, इंसुलिन जो है ये एक तरह की विशियस साइकिल है। इसको आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना है कि इंसुलिन जो है ये जब सेल्स में अपने टारगेट और ऑर्गन से बाइंड करती है, तो ये ग्लूकोज चैनल को ओपन करती है। ग्लूकोज चैनल जब ओपन होते हैं, तब ग्लूकोज जो है वो सेल्स के अंदर प्रवेश करता है, जिसको हम लोग अपटेक ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं। और जब ये इंसुलिन अपने टारगेट सेल से ठीक से बाइंड नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। तो क्या होता है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज इंटर नहीं कर पाता, तो वो ऑल्टरनेट रूट से वो शरीर में जो है वो फैट सेल्स बनाता है, जिसको हम लोग लाइपोजेनेसिस बोलते हैं। और वो जो फैट सेल्स तब बनने लगते हैं और दूसरी जगह पे ग्लूकोज स्टोर होने लगता है, जैसे आपके लीवर में और दूसरे मसल्स में। तो ये एक तरह की पूरी विशियस साइकिल हो गई कि मोटापा हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, फिर जो है इंसुलिन की डिमांड बढ़ी बॉडी के अंदर। बॉडी जो है ग्लूकोज, जब इंसुलिन डिमांड बढ़ा, एक्सेसिव ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ। जब एक्सेसिव ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ, तो वो फिर जो है वो सेल्स के अंदर, चूंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ तो वो सेल्स के अंदर इंटर नहीं कर पाया, वो और जगहों पे जाके वो बना, जिसको हम लोग लाइपोजेनेसिस कहते हैं, फैट बनती है। और इसी तरह से ये विशियस साइकिल चलती रहती है। तो अगर हम लोग इस विशियस साइकिल को अगर नहीं तोड़ते हैं, तो ये ओबेसिटी से मॉर्बिड ओबेसिटी में भी तब्दील हो जाती है। तो इसके लिए चीजें वही हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इसको कंट्रोल करने के लिए जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई थी कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन आपको करना होगा, आपको अपनी एक्टिविटी बढ़ानी होगी, आपको मॉर्निंग वॉक करनी होगी, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, आपको योगा करना होगा, आपको मेडिटेशन करना होगा, और इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल का मॉडिफिकेशन करना होगा। मगर एक बात यहाँ पे जो आपके डायबिसिटी है, डायबिसिटी को कंट्रोल करने के लिए एकमात्र आपको मॉर्निंग वॉक या एरोबिक या कार्डियो या ये करने से नहीं बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। इसमें जो चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको जिमिंग करनी होगी, आपको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करनी होगी, आपको मसल बल्क बनाना पड़ेगा। तो मसल बल्क बढ़ाने से, कल भी मैंने अपने वीडियो में जिक्र किया था कि जितना अच्छा मसल बल्क होगा, उतना अच्छा आपका ग्लूकोज कंट्रोल होगा, मतलब ब्लड शुगर कंट्रोल आपका होगा। उसको समझने के लिए आपको इसी मैकेनिज्म से आप समझ सकते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ, बॉडी में आपके ग्लूकोज की डिमांड बढ़ी। जब ग्लूकोज की डिमांड बढ़ी तो आपका एक्सेसिव स्टोरेज हुआ मसल में, और जब एक्सेसिव स्टोर होगा मसल के अंदर, तो बाई कंपेंसेटरी मैकेनिज्म शुगर जो है आपकी कंट्रोल होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज को मसल को देगी। और जब मसल में ग्लूकोज जाएगा या आपके एडिपोज टिश्यूज में ग्लूकोज जाएगा,
तो आपका ब्लड शुगर अच्छे से कंट्रोल होगा। दूसरी जो मैंने आपसे बात कही थी कि डाइट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस भी करने हैं, आपको बैलेंस डाइट लेनी है। मगर बैलेंस डाइट में कल हमने आपको डिटेल में, आज बैलेंस डाइट के बारे में नहीं बताऊंगा, कल मैं आपको काफ़ी डिटेल में बैलेंस डाइट के बारे में बताया है। तो आप ये करें कि अपनी बैलेंस डाइट में कोई भी एक धान्य आप रखें, जैसे ज्वार रख लें या गेहूं रख लें या किसी दिन राइस रख लें, किसी दिन आप इस तरह से ऑल्टरनेट आप रखें। और दूसरे आपको मैंने बोला था फाइबर का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, सलाड्स वगैरह के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के फॉर्म में। और तीसरा मैंने जो आपसे बताया था मिलेट्स का वो करें आप, उसमें लें। और दूसरे जो एक ट्रेडिशन है कि खाने के बाद मीठा वाला, तो अगर आप कोई भी अन्य आप लेते हैं, जैसे किसी दिन चावल लिया या किसी दिन कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया, तो उस दिन आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कैलोरिक वैल्यू का आपको बड़ा ध्यान रखना है। तीसरी चीज जो आती है, जो लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको सारे वीडियो में यही बात कहता हूं, स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए। और स्ट्रेस जो है वो बच्चों में भी होती है, स्कूल गोइंग बच्चों में भी होती है, और वो आपके यंगस्टर्स में भी होती है, वो ओल्ड एज में भी होती है, और ये कई कारणों से होती है। आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज की वजह से भी स्ट्रेस हो सकते हैं, आपको हेवी वर्कलोड की वजह से भी स्ट्रेस हो सकते हैं। तो इसका कोई ऐसा वो नहीं है कि आप किसी को, दुनिया के हर इंसान को स्ट्रेस है, और आप अपनी स्ट्रेस को खुद ही कम कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बहुत सारे उपाय भी बताए थे, बहुत सारे मेजर्स मैंने आपको बताए थे कि आप जो है, आप म्यूजिक थेरेपी से इसको दूर कर सकते हैं, आप इसको मेडिटेशन से दूर कर सकते हैं, आप इसको जो है अपनी एक हॉबी डेवलप करके आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। और तीसरी चौथी जो चीज़ मैंने आपसे बताई थी कि इसमें सबसे बढ़िया जो उपाय है कि आप अपनी स्ट्रेस को खुद ही कम कर सकते हैं। आप एक अच्छी सी मुस्कान लाएं, दूसरे भी आपकी मुस्कान को देख के अपनी स्ट्रेस को कम करें, और इसी से ये चीज़ आप ओवरकम कर सकते हैं। ये आप खुद अपनी स्ट्रेस को, चाहे किसी भी कारण से किसी को स्ट्रेस है, तो वो खुद ही इसका निवारण कर सकता है। और इसमें जो डायबिटी के लिए जो सबसे अच्छा कंट्रोल मैंने बताया था, इसमें आपको जिमिंग करना बहुत ज़रूरी है, मसल बल्क बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मसल बल्क नहीं बनाएंगे आपकी शुगर वेल कंट्रोल नहीं होगी। धन्यवाद, आज इतना।